दोस्तों वीडियो में आंसर देखने से पहले आप अपनी तरफ से आंसर ट्राई ज़रूर करें और आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन है और आप अपना स्कोर चेक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका स्कोर 20 एंड अबव आता है तो वेरी गुड स्कोर मैं कहूँगा इस पेपर के अकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है पेड टेस्ट के लिए और उसका वीडियो हम आपको भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 45 है। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो इस वीडियो को एज ए टेस्ट ही आप ट्राई करें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित सभी लगभग टॉपिक से रिलेटेड यानी किसी भी टॉपिक से संबंधित इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं और टोटल 30 क्वेश्चन हमने इसमें प्रोवाइड करवाए हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपने टेस्ट दिया है तो जो आंसर आपके गलत हुए उनको भी मिलान कर लीजिए कि कौन से गलत हुए और उनकी जगह क्या आएगा। वीडियो को लाइक दोस्तों आप ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कवर अप ज़रूर करें। सवाल नंबर 1 कहता है कि एक ऐसा युक्ति या मशीन जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों उसका नाम है सिंक्रोनस कन्वर्टर, तुल्यकालिक कन्वर्टर बोलते हैं इसको, या इसको मोटर जनरेटर कन्वर्टर सेट के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है मोटर जनरेटर सेट और एक होता है मोटर कन्वर्टर सेट। तो जो मोटर कन्वर्टर सेट होता है ना, वो अपना सिंक्रोनस मोटर वाला ही होता है। ये इस तरह का एक क्वेश्चन है जहाँ स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज रहते हैं। एक मोटर जनरेटर सेट होता है और दोस्तों उसका काम केवल AC टू DC होता है, ये ध्यान रखें, और उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। एक है मोटर कन्वर्टर सेट और ये अपना है सिंक्रोनस कन्वर्टर जो AC टू DC और DC टू AC दोनों कर सकता है। डी ऑप्शन अपना इसमें सही होगा। अगला हमारा सवाल कि बड़े ट्रांसफॉर्मर में कॉपर हानि कम करने के लिए किस निर्माण टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? दोस्तों आयरन लॉस के बारे में तो आपने देखा कि स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए कोर सिलिकॉन स्टील की ले लेते हैं और एडी करंट हानि कम करने के लिए कोर को लेमिनेट कर देते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कम करने के लिए फिर क्या किया जाए? तो कॉपर लॉस जो ट्रांसफार्मर में है वो ऊष्मा के रूप में कंजप्ट होता है और ये I²/R के अकॉर्डिंग होता है। निर्माण के दौरान यदि बात की जाए तो ये कोर की अरेंजमेंट पर डिपेंडेड होता है, और यदि हम स्टैंपिंग के रूप में कोर को अरेंज करते हैं तो कॉपर लॉस कम हो जाता है। इसमें भी हमारा डी ऑप्शन होगा, यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। अगला हमारा सवाल है कि फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की लाइटनिंग अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं? प्रकाश व्यवस्था दोस्तों फ्लड लाइटिंग जो होती है इसमें अपना मेटल हैलाइड लैंप काम में लेते हैं आजकल, जो हेलोजन लैंप के जैसा ही होता है। इनमें हमेशा ध्यान रखना प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होती है, प्रकाश सीधे रूप से हमारे टारगेट पर या लक्ष्य पर हमें मिलता है। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है, डायरेक्ट लाइटनिंग इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा। अगला हमारा सवाल है कि यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल की सेंट्रीफ्यूगल स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण यानी सिग्नल इंटरफेरेंस को कैसे रोका जाता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप सभी जानते होंगे, अच्छे से ही आपने पढ़ा भी होगा। आपने देखा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है और इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ एक तो लगा होता है रेजिस्टर और एक लगा होता है कैपेसिटर, राइट? तो जब मोटर की स्पीड बहुत अधिक होती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हट जाता है और रजिस्टर सर्किट में आ जाता है, वोल्टेज को ड्रॉप करवा देता है और मोटर की स्पीड कम हो जाती है। और जब स्पीड डाउन आती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच पुनः लग जाता है। तो इस मेक और ब्रेक के दौरान जो स्पार्किंग उत्पन्न होती है उसको समाप्त करने के लिए, सिग्नल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के आर पार एक कैपेसिटर लगता है। ए ऑप्शन की ओर हम जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अक्रॉस एक कैपेसिटर संयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर
सेंट्रीफ्यूगल स्विच विधि से स्पीड कंट्रोल करना, इसका पेपर में क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला हमारा सवाल, ग्रेविटी कंट्रोल हमने एक मापी यंत्र में उपयोग किया है। ये मीटर तब हमें एक्यूरेट रीडिंग देगा जब इसकी पोजीशन हो। दोस्तों ग्रेविटी कंट्रोल वाला केवल लंबवत यानी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी अवस्था में ही रीडिंग देता है। इसको हम क्षैतिज या झुकाव के साथ कभी उपयोग नहीं कर सकते। वहीं स्प्रिंग कंट्रोल की यदि बात की जाए तो उसको हम किसी भी अवस्था में काम में ले सकते हैं। यानी हमारा सवाल स्प्रिंग कंट्रोल के लिए होता तो ए ऑप्शन की ओर हम जाते। एनी पोजीशन, उसको किसी भी पोजीशन में यूज कर लो। बट ग्रेविटी कंट्रोल जो होती है ये संतुलन के सिद्धांत पे काम करती है। 2 बैलेंस वेट इसमें लगाए जाते हैं। इसको हम केवल वर्टिकल पोजीशन में ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कि केबल बिछाने की कौन सी विधि कंजस्टेड एरिया के लिए उपयुक्त है। यानी जहाँ बहुत अधिक भीड़ रहती हो तो वहाँ पर डक्ट पाइप का यूज किया जाता है और केबल को सीधे ज़मीन में तो नहीं डाल सकते, तो ज़मीन में पहले डक्ट पाइप डाली जाती है। पाइप डाल दी और उन पाइप में केबल डाल देते हैं। डक्ट पाइप उन्हीं को बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला सवाल है कि रेडियो में क्या प्रॉब्लम आएगी या क्या घटित होगा यदि हम रेक्टिफायर सर्किट वाली पल्सेशन उसकी इनपुट से नहीं हटाते हैं। यानी जो रेडियो को आउटपुट मिलती है हम सब जानते हैं शुद्ध डीसी होता है। रेक्टिफायर जो देता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है और पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी करने के लिए हम बीच में क्या करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं। एक तरह से यूँ ही पूछ रहा है कि फ़िल्टर अगर ना लगाते तो क्या होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ भी गया है। ध्यान रखें, अगर फ़िल्टर नहीं करेंगे तो बहुत अधिक गुंजन स्वर हमें वहाँ से मिलेगा, यानी वॉइस क्लियर नहीं आएगी और चैटरिंग की आवाज़ यानी हमिंग नॉइस बोलते हैं उसको, चैटरिंग नहीं बोलते सॉरी। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। गुंजन ध्वनि बहुत अधिक होगी, हमिंग नॉइस की ओर हमें जाना है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युतिक अपघटन क्रिया में किसी पदार्थ पर 11.11 ग्राम चांदी एकत्र होती है। प्रक्रिया में दी गई वैद्युतिक मात्रा कितनी है। देखो विद्युत की मात्रा यहाँ पर आवेश से होता है और आवेश कूलाम में मापा जाता है। यानी अपन से Q का मान पूछा गया। फैराडे के वैद्युतिक अपघटन का सिद्धांत ये कहता है कि M बराबर ZI/T होता है। I इंटू टी जो होता है ये कूलाम के बराबर यानी Z इंटू Q होता है। M का मतलब है मास यानी द्रव्यमान, Z होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक ग्राम प्रति कूलाम में और Q यानी आवेश की गणना करनी है। देखो हमें दे दिया 11.18 ग्राम का द्रव्यमान। चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो 1.118 होता है, ग्राम प्रति कूलाम होता है। यानी जब हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 कूलाम का। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। देखो आर्मेचर का प्रतिरोध डीसी मशीनों में बहुत ही कम होता है, 1 ओम या इससे भी कम होता है। इसे हम निम्न मान के प्रतिरोध की श्रेणी में देते हैं और निम्न मान के प्रतिरोध जो होते हैं वो केल्विन के ब्रिज से मापे जाते हैं। डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तीव्रता नापने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए एलडीआर का उपयोग करते हैं। पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। वीडीआर होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। पीटीसी होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एनटीसी होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी को थर्मिस्टर, पीटीसी को सेंसिटर, वीडीआर को वेरिस्टर भी बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बिना इनपुट के एसी सिग्नल प्रदान कर सकता है, तो उस सर्किट को बोलते हैं ऑसिलेटर सर्किट। ध्यान रखना ऑसिलेटर में कोई इनपुट सर्किट नहीं होता है, एक फीडबैक देते हैं इसको और उसी से ये एसी सिग्नल प्रोवाइड अपन को करवाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एकीकृत उपकरण का कार्य क्या है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो जो इंटीग्रेटिंग होते हैं जैसे एनर्जी मीटर हो गया, किलोवाट घंटा मीटर जिसको अपने बोलते हैं, या जैसे गाड़ियों का ओडोमीटर हो गया जो किलोमीटर मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। ये उपकरण किसी भी जो वैद्युतिक राशि होती है उसको रजिस्टर करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं उस मान को। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, रजिस्टर
द क्वांटिटी। अगला हमारा क्वेश्चन, यदि ध्रुवित इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर विपरीत ध्रुवता से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। देखो, ध्रुवित कैपेसिटर की एक विशेषता होती है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बने होते हैं और ये उसी के अनुसार संयोजित होना चाहिए। यदि विपरीत ध्रुवता से जुड़ जाता है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी और कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, हीट होकर के नष्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए शंट जनरेटर पर्याप्त होता है। एक कांस्टेंट वोल्टेज की हमें ज़रूरत होती है, नियत वोल्टेज जो है वो शंट जनरेटर प्रदान कर देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ड्राइव में आउटपुट स्टेज में उपयोग होने वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का एक एडवांस वर्जन कौन सा है। देखो, ड्राइव के लिए SCR सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं अपन। पहले थायरिस्टर होते थे, वर्तमान में SCR थे, और इनका एक मॉडिफाइड रूप है जिसको IGBT बोलते हैं। पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का फैक्टर क्या है। केबल के लिए दो तरह की करंट प्रोटेक्शन होती है, एक को बोलते हैं कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन और एक को बोलते हैं क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। यानी बंद अति धारा बचाव और रुक्ष अति धारा बचाव दो तरह के होते हैं। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन जो होता है ये इसके लिए 0.81 होता है, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए 1.23 होता है। रेटिंग फैक्टर से इनको मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण मापी यंत्र में आने वाली त्रुटि कौन सी है। देखो, मापी यंत्र में त्रुटियां आती है 4 तरह की, इन्फ्लुएंस, डिवाइस, वुमन और स्विचिंग एरर। इन्फ्लुएंस एरर होती है जैसे चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ताप के कारण, नमी के कारण, दोलन के कारण। इसको बोलते हैं वातावरण या प्रभाव वाली त्रुटियां। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। डिवाइस एरर का मतलब है कि डिवाइस ही गलत रीडिंग दिखाती है, जैसे जीरो एडजस्टमेंट सही नहीं था, 5 एम्पीयर करंट थी लेकिन जो इसका सूचक है वो 7 एम्पीयर तक जाता है। ह्यूमन एरर का मतलब होता है गलती रीडिंग लेते समय हो गई, और स्विचिंग एरर का मतलब होता है सिलेक्शन गलत कर लिया, मीटर में एरर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के तेल में क्रिकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल में अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं क्रिकल टेस्ट, और ये होता है उस तेल में जल की मात्रा कितनी है ये चेक करने के लिए, मॉइस्चर का पता लगाने के लिए होता है। इसी तरह से एक एल्कली टेस्ट होता है जो उसमें एसिडिटी चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंच का उपयोग किए बिना किसी पैनल बोर्ड में MCB, ओवरलोड रिले या किसी कॉन्टेक्टर को माउंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। बिना पेंच का उपयोग किए इस तरह की एक चपटी फट्टी टाइप में आती है दोस्तों, और उसको हम डिन रेल के नाम से जानते हैं, जिसमें कॉन्टेक्टर या MCB को सीधे सीधे लगा दिया जाता है। डिन रेल बोलते हैं। ए ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर की आर्मेचर प्रतिक्रिया का विचुंबकन प्रभाव को कैसे क्षतिपूर्ति करेंगे। अल्टरनेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया 3 तरह की होती है, विचुंबकन, क्रॉस चुंबकन और चुंबकन। विचुंबकन प्रभाव समाप्त करने के लिए फील्ड की उत्तेजना को बढ़ाया जाता है, एक्साइटेशन करंट के मान को हम बढ़ा देते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के कारण ये होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल का कौन सा भाग धात्विक कवच को चोट से बचाव करता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात आप ध्यान रखें, किसी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अंडरग्राउंड केबल एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जो धात्विक भाग होता है शीशे या शीशे की मिश्र धातु का, उसको चोट ना लगे इसके लिए बेडिंग होती है। आर्मरिंग जो होती है ये केबल या कोर को यांत्रिक चोट से बचाव के लिए होती है, और उस मेटालिक पार्ट को बचाने के लिए बेडिंग होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि कौन सी डिवाइस सीक्वेंस ऑपरेशनल कंट्रोल को सिस्टम को कंट्रोल करती है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है एक के बाद एक चले, जैसे पहले मोटर स्टार में चले फिर डेल्टा में चले, चेंज ओवर देना बोलते हैं इसको, और ऐसा काम टाइमर करता है। NO कॉन्टेक्ट को NC कर देगा, NC को NO कर देगा, ऐसा वर्क टाइमर करता है। ए ऑप्शन इसमें अपना सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोदाम वायरिंग में 4 लैंप को कंट्रोल करना है, 2 वे स्विच कितने लगेंगे। दोस्तों याद रखना, गो डाउन वायरिंग में एक यानी सबसे पहला जो होता है वो 1 वे स्विच होता है, बाकी आगे जितने भी लगे होते हैं सब के सब 2 वे स्विच होते हैं। टोटल लैंप स्विच उतने ही होते हैं जितने लैंप होते हैं, यानी 4 लैंप है तो टोटल स्विच कितने होंगे 4, तो एक 1 वे हो गया, बाकी कितने होंगे 2 वे 3 होंगे। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, 3 2 वे काम में लिए जाते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 2 पोल और 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटर है, इसकी स्पीड कितनी होगी। देखो गति आरपीएम में अगर होती तो 3000 करते, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन आरपीएस में दिया। चक्कर प्रति सेकंड के लिए अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F × 2/P। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मान है 50 × 2 पोल भी है 2, गति कितनी आएगी 50 RPS। नेक्स्ट हमारा सवाल 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर ब्लॉक टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। रोटर ब्लॉक टेस्ट पर सभी डेटा ठीक उसी तरह होते हैं जैसे मोटर फुल लोड पर वर्क कर रही होती है। रोटर ब्लॉक टेस्ट, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट और डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट, तीनों एक बराबर ही होते हैं। ये पूर्ण भार पर कॉपर लॉस की गणना करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीसी ड्राइव में बीओपी का पूरा नाम क्या है। तो ये एक पैनल होता है जिसको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशनल पैनल। इसमें स्टार्ट, स्टॉप, फॉरवर्ड, रिवर्स और ब्रेकिंग, इन सब के बटन, कमांड और कॉन्टेक्टर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट की वोल्टेज कितनी होती है। ये मैग्नेट्रॉन ही वो हिस्सा है जो इस ओवन में ऑसिलेशन उत्पन्न करता है और खाना पकाने के लिए फ्रीक्वेंसी देता है। इस ट्यूब के फिलामेंट को जो वोल्टेज मिलती है वो 3.2 वोल्ट AC होता है। डी ऑप्शन अपना इसमें सही होगा। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग जांच करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। ध्यान से समझना, वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, लेकिन बैटरी की वोल्टेज नापने के लिए हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर आता है और इसमें एक वोल्ट मीटर ही लगा रहता है। हालांकि वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर भी आप देख रहे होंगे और कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इनका उपयोग हम सीधे सीधे नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में योक और पोल के माध्यम से चुंबकीय परिपथ कैसे पूरा होता है। मान लीजिए कि ये 2 पोल है N और S। N से S तक चुंबकीय बल रेखाएं जाती है और S से N की ओर वापस बॉडी के माध्यम से आती है, लेकिन ये सीधा सीधा वायु मार्ग को नहीं, बीच में आर्मेचर की कोर भी आती है। क्वेश्चन का आंसर भी होगा आर्मेचर कोर, योक और पोल मिल करके मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं। अगला हमारा सवाल कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज E1 और V1, सेकेंडरी वोल्टेज E2 और V2 में क्या संबंध होता है। देखो V1 है आरोपित वोल्टेज, E1 होता है प्राइमरी में उत्पन्न सेल्फ इंडक्शन के कारण प्रेरित वोल्टेज, V2 है भार पर सेकेंडरी को प्राप्त वोल्टेज और E2 होता है नो लोड पर सेकेंडरी में प्रेरित EMF। जब ट्रांसफार्मर आइडियल है तो आरोपित वोल्टेज और उत्पन्न EMF बराबर होते हैं। ए ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। बस दोस्तों, ये थे टोटल अपने 30 क्वेश्चन। आपका स्कोर कैसा रहा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।